और अब रुख करेंगे महायुद्ध की तरफ। महायुद्ध में अब इजराइल के हथियारों की भी एंट्री हो सकती है और ज़ेलेंस्की की पुरानी डिमांड पूरी हो सकती है। यूक्रेन को मिल सकता है इजराइल का अचूक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, और जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जाता है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इशारा किया है कि उनकी सरकार यूक्रेन को हथियारों की मदद देने पर विचार कर रही है। और इससे पहले अमेरिका ने भी इजराइल में रखे अमेरिका के हथियारों की सप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन तब इजराइल के विदेश मंत्री ने मना कर दिया था। लेकिन अब ज़ेलेंस्की की फौलादी डिमांड पूरी होती हुई नजर आ रही है। महायुद्ध चरम पर है। पुतिन की पलटन ज़ेलेंस्की के जवानों पर भारी पड़ रही है। मिसाइलों से लेकर आर्टिलरी से निकले गोले लगातार यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना के लिए लेपर्ड टैंकों की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो चुकी है। चैलेंजर और लेपर्ड टैंकों पर यूक्रेन की सेना अभ्यास भी कर रही है। लेकिन कीव की सबसे बड़ी मुसीबत है रूस की मिसाइल है, जिसके लिए उन्हें चाहिए बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की दुनिया भर के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं और अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का वादा भी किया है। लेकिन अब दुनिया की सबसे कारगर माने जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम की ज़ेलेंस्की की हसरत पूरी होने वाली है। पिछले 11 महीनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इजराइल से घातक हथियारों के लिए गुहार लगा रहे हैं और अब जाकर इजराइल ने इशारा दिया है कि वो यूक्रेन में हथियार सप्लाई करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूक्रेन में हथियारों की खेप न भेजने के पहले की इजराइल की सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि उनकी सरकार इस पर विचार कर रही है। इजराइल की पिछली सरकार ने हथियारों की आपूर्ति के मुद्दे पर विचार किया और खारिज कर दिया। मैं इस मुद्दे का अध्ययन करूंगा और सबसे उपयुक्त तरीके से इस मामले का जवाब दूंगा। मैं उन्हें आयरन डोम सिस्टम देने पर विचार करूंगा। आयरन डोम के साथ अगर इजराइल ने यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो यूक्रेन के लिए इजराइल के बाकी घातक हथियारों का रास्ता खुल जाएगा और साथ ही इजराइल में अमेरिका के हथियारों के गोदाम से भी हथियार यूक्रेन पहुंच सकते हैं, जिसमें शामिल होता है हॉक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। अमेरिका और यूक्रेन लगातार इजराइल से आधुनिक और रक्षात्मक हथियारों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन इजराइल को डर था कि इससे रूस के साथ टेंशन बढ़ सकती है और सीरिया में इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह से रूस और ईरान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसकी वजह से इजराइल नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका को बदल रहा है। 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने इजराइल के गोदाम में रखे हॉक मिसाइल्स को यूक्रेन भेजने के लिए कहा था, जो एक ऐसी मिसाइल है जिसे इजराइल रिटायर कर चुका है, क्योंकि इजराइल ने अपने खुद के बहुत ही घातक और सटीक एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर लिया है, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। इजराइल ने अमेरिका से खरीदा था हॉक सिस्टम 1960 में एयर डिफेंस के लिए खरीदा था। मिस्र और सीरिया के हवाई हमलों का था डर। अब इजराइल ने बनाया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और एरो डिफेंसिव सिस्टम बनाया। इजराइल की सेना से हॉक सिस्टम रिटायर हुआ। इजराइल के स्टोर में है 10 हॉक बैटरी,
सैकड़ों की संख्या में हॉक मिसाइल मौजूद। यूक्रेन को दे सकता है हॉक मिसाइल सिस्टम। नेतन्याहू ने भले ही आयरन डोम के लिए इशारा दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि अगर वो चुनाव जीते तो ही इस पर विचार कर सकते हैं। यानी तय नहीं है कि आयरन डोम या इजराइल के दूसरे हथियार यूक्रेन युद्ध में पहुंचेंगे ही। आखिर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या खास है जिसे लेकर ज़ेलेंस्की लगातार डिमांड कर रहे हैं? ये आपको बताते हैं, ये इजराइल का छोटी दूरी का बताया जाता है जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आयरन डोम सिस्टम में एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल भी शामिल होता है और हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके उन्हें हवा में ये नष्ट कर देता है। इसके अलावा तोप और मोर्टार के गोलों को भी हवा में ही ये नष्ट कर देता है। साथ ही आयरन डोम की जद में खतरा पैदा करने वाली विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी होते हैं और दिन और रात सहित सभी मौसमों में ये काम करने की क्षमता रखता है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और साथ ही इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। साल 2011 में इजराइल में पहली बार इसकी तैनाती की गई और राफेल इसकी सफलता दर को 90% से अधिक बताता है। हालांकि विशेषज्ञ इसकी सफलता दर 80% से ज्यादा मानते हैं। और यूक्रेन की जंग में ज़ेलेंस्की लगातार नए और घातक हथियारों के लिए फरियाद कर रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन में चैलेंजर 2 टैंकों पर हाथ साफ कर रही है, जिसको लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में फोन पर बात भी हुई। सुनक ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही चैलेंजर 2 टैंक के साथ यूक्रेन की सेना युद्ध में उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। महायुद्ध में हर गुजरता दिन और ज्यादा खौफनाक और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है। विदेशी टैंकों की सप्लाई की खबर ने रूस को ऐसा भड़काया है कि अब यूक्रेन में महातबाही शुरू हो चुकी है। भले ही पुतिन कितना भी भड़के हुए हों, धमकियों पर धमकियां दे रहे हों, लेकिन इससे पश्चिमी मुल्कों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो यूक्रेन की सेना को उन टैंकों पर ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं जिसे वो यूक्रेन में युद्ध के मैदान में उतारने जा रहे हैं। विदेशी टैंकों पर यूक्रेनी सेना की पहली ट्रेनिंग ब्रिटेन में चैलेंजर 2 टैंक पर धीरे धीरे मुकम्मल हो रही है और जल्दी ही ब्रिटिश टैंक के रूस के खिलाफ जंग में उतरने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। ऋषि सुनक ने भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन के टैंक फ्रंट लाइन पर जल्दी पहुंचेंगे। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने की घोषणा की। 29 जनवरी को यूक्रेन की सेना ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन पहुंची। टैंक पर यूक्रेन की सेना लगातार ले रही है ट्रेनिंग। ऋषि सुनक का धन्यवाद करते हुए ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि ऐसी सैन्य सहायता से ही यूक्रेन रूस को रोक पाएगा। ВМС, прикордонники, ДСНС. Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому усіх наших людей, які утримуються в російській неволі. Я щасливий щоразу, коли це вдається. Говорив сьогодні з Ріші Сунаком, паном прем'єр-міністром Великої Британії. Дуже важлива розмова. Дуже вагомі речі ми з ним готуємо. Подякував пану прем'єр-міністру, усім британцям за допомогу нашій державі. Зараз Британії ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के पास 227 चैलेंजर 2 टैंक ऐसे हैं जो तैनात होने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन ब्रिटेन को यूक्रेन में 14 ऐसे ही टैंकों की सप्लाई करनी है, जिसके साथ गोले बारूद और स्पेयर पार्ट्स भी देने हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में इन टैंकों को दुरुस्त किया जा सके।
क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता कि उसके टैंक अगर हमले का शिकार हों तो वे रूस के हाथ लगें और उसकी टैंकों की गुप्त तकनीक मॉस्को के हाथ लग जाए। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि चैलेंजर 2 टैंक से रूस पर जबरदस्त हमलों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन यूक्रेन की सेना को जंग में रूसी फौज को चैलेंजर 2 रोकने में जरूर मदद कर सकता है। रूस ने भी अपने घातक और आधुनिक टैंकों को मैदान में उतार रखा है, जिसमें T-90 टैंक शामिल हैं और T-14 अरमातन टैंकों पर रूसी सेना की ट्रेनिंग चल रही है, जिससे लगता है कि आने वाले वक्त में रूस T-14 अरमातन टैंक को भी मैदान में उतार सकता है। हालांकि अभी अमेरिका से एब्रम्स M1A2 टैंक की खेप आना बाकी है। यूरोपीय मुल्कों से लेपर्ड 2 टैंक की बड़ी खेप आना भी बाकी है और इन टैंकों पर यूक्रेन के जवानों की ट्रेनिंग भी बाकी है। वैसे यूक्रेन को अमेरिका से टैंकों की खेप मिलने से पहले टैंक किलिंग मशीन कही जाने वाली बख्तरबंद गाड़ियों की खेप मिलने वाली है। अमेरिका से 50 ब्रैडली टैंक किलिंग आर्म्ड व्हीकल के अगले हफ्ते तक यूक्रेन पहुंचने की संभावना है और इसके मैदान में उतरने से यूक्रेन कुछ समय के लिए रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। शहबाज सरकार की मुश्किलें अब कम होती हुई नजर नहीं आ रही। महंगाई और मंदी की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब व्यापारियों ने भी सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर मोर्चा खोला और इसी के साथ कारोबारियों ने IMF की शर्तें मानने पर 13 फरवरी से प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आटा दाल खत्म, पानी को मोहताज, गिड़गिड़ाने को मजबूर शहबाज। पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू। 8 दिन बाद पाकिस्तान होगा बर्बाद। पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बीतता हर एक दिन, हर एक घंटा और हर एक मिनट कंगाली और बर्बादी की नई कहानी लिख रहा है। लोग भूख से तड़प रहे हैं तो कई इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं बिजली गुल हो चुकी है तो तेल के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त किसी जहन्नुम से कम नहीं है। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने कई देशों के सामने अलग अलग बहाने बनाते हुए पैसों की डिमांड की थी, लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कोई भी देश अपना खजाना खोलने को तैयार नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद की गुहार लगाई थी। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंची तो हालात देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि पाकिस्तान की हालत पैसा लौटाने की बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद शर्तों के साथ पैसा देने की बात रखी थी, जिससे शहबाज सरकार ने राहत की सांस ली। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों ने ही झंडा बुलंद कर दिया। शहबाज को आखिरी अल्टीमेटम। IMF की शर्तों को पूरा करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार को अपनी ही जनता के जेब को काटना होगा, जो पहले से ही दाना पानी के लिए तरस रही है। ऐसे में नए टैक्स का बोझ डालने की तैयारी में शहबाज सरकार है। जिसके बाद पाकिस्तान की जनता ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के व्यापारियों ने ऐलान किया कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए अगर जनता विरोधी एक भी कदम शहबाज सरकार ने उठाया तो वो बेहद घातक होगा। शहबाज सरकार को व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि 13 फरवरी को एक देशव्यापी आंदोलन होगा अगर टैक्स बढ़ाने और सैलरी काटने की तैयारी में सरकार नजर आती है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को लग रहा था कि IMF की मंजूरी पर उनके देश की जनता उनका जोरदार स्वागत करेगी और वो चुपके से भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ का ये दांव उल्टा पड़ गया है। अब पाकिस्तान की जनता ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी है और 8 दिन बाद पाकिस्तान में जोरदार आंदोलन होगा।
और मंदी और महंगाई के बीच पाकिस्तान में सियासी वार पलटवार जारी है। मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा है और पाकिस्तान की बदहाली के लिए इमरान सरकार को जिम्मेदार बताया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान सरकार की वजह से ही आज IMF पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अपने इतिहास को दोहराने में वहां की पार्टियां जुटी हुई हैं कि जब जब पाकिस्तान पर कोई परेशानी आई, एक दूसरे पर आरोप लगाकर सत्ता में बने रहने या सत्ता में आने की कोशिश होती रही। और ऐसे नाजुक हालात में भी पाकिस्तान में सियासी दंगल चल रहा है। दाने दाने को तरस रहा पाकिस्तान, आपस में लड़ रहे सियासतदान। हर तरफ से मुंह की खाने के बाद जैसे तैसे IMF पाकिस्तान को फंड मुहैया कराने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही IMF ने पाकिस्तान के सामने कई शर्त रख दी हैं, जिसे पूरा करने के लिए अपनी ही जनता की जेब पर बड़ी ही बेदर्दी के साथ कैंची चलानी पड़ेगी, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्त रखी है, जिसमें पाकिस्तान को बजट घाटे को कम करने की नसीहत दी गई। इसके साथ ही GST की दर 18% तक करने की सलाह दी गई। तेल उत्पादों पर 17% GST लगाने की नसीहत दी गई है। सिगरेट, शराब, एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की सलाह दी गई। बड़े अधिकारियों की संपत्ति की घोषणा की राय दी गई है। इसके साथ ही हवाई जहाज के किराए को बढ़ाने की सलाह दी गई। तो वहीं गाड़ियों पर उत्पाद टैक्स बढ़ाने की नसीहत दी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 3.8 बताई जा रही है। न्यूयॉर्क में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, रिक्टर स्केल पर 3.8 इसकी तीव्रता मापी गई है। यूएस के न्यूयॉर्क में ये भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। न्यूयॉर्क में भूकंप के झटके महसूस किए गए और खासतौर से ये खबर इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि अभी तुर्की और सीरिया में जिस तरह से भारी नुकसान हुआ है, उसके बाद भूकंप के झटके अपने आप में दहशत फैला रहे हैं। वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों ने कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की है। खड़े वाहनों के भी शीशे तोड़े गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कर्नाटक के कुलबर्गी में चाकू लेकर एक आदमी ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डंपर ने गाड़ी को मारी टक्कर। मौके पर 3 लोगों की मौत, 2 बुरी तरह से जख्मी। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर वाहनों में आग लगाई। बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में महिला की मौत पर हंगामा। पुलिस और लोगों के बीच झड़प और विरोध में गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर आगजनी की। लखनऊ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, गाड़ी ने मारी मोटरसाइकिल सवार लोगों को टक्कर। पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई हताहत नहीं। कोलकाता में टायर के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। मुश्किल से पाया गया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बदमाशों ने लूटपाट की। दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ट्रक और वैन की भीषण टक्कर हुई है। एक की मौत, कई लोग बुरी तरह से जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण। लड़की को जबरन कार में बिठाते दिखे बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तर प्रदेश के मऊ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कई बाउंड्री वॉल और मकान हुए जमींदोज। आदेश के बाद से चल रहा था यहां पर अवैध निर्माण। असम के सोनितपुर में एक गाड़ी से
भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई सामानों में छिपाकर लाया जा रहा था नशीला पदार्थ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। आज सुबह तुर्की भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है, जिससे भूकंप से दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी नुकसान हुआ। तुर्की में भूकंप आने की वजह से इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप आने की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 700 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। तुर्की में भूकंप आने की वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गई। कई इमारतें भूकंप की वजह से खंडर में तब्दील हो गई हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। तुर्की में आए भूकंप से कई शहर तबाह हो गए। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर, आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद अलग अलग शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तुर्की में कई जगह भूकंप के वक्त की तस्वीरें सामने आई है। दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जमीन पर गिरा नजर आ रहा है। तुर्की में भूकंप के बाद तबाही का मंजर, ताश के पत्तों की तरह ढही इमारतें, इमारतों के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर, जिनको मलबे में लोग ढूंढते नजर आए। तुर्की में भूकंप आने के बाद गैस पाइपलाइन में बड़ा धमाका हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुर्की में भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें एक्वेरियम में रखे पानी में जोरदार उफान देखने को मिला, जो फिर तेज होता चला गया। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीरिया में भी तबाही देखने को मिली है। भूकंप से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया में भी भूकंप आने की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई हैं, जिनके मलबे लगातार नजर आ रहे हैं और लोग यहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों को मलबे से निकालने का काम लगातार जारी है। तुर्की में भूकंप से तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आया बर्फीला तूफान, BRO के 2 मजदूरों की मौत, तीसरे मजदूर की तलाश जारी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में जमीन खिसकने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, 38 मकानों में आई दरारें, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से कई मकानों में आई दरारें, 4 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए यहां पर खुदाई हो रही थी। मध्य प्रदेश के सिडनी में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बवाल देखने को मिला। आखिरी गेंद पर हुआ विवाद, करीब 15 मिनट तक हुई मारपीट। आयोजकों के समझाने पर शांत हुआ विवाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक परिवार पर हमला, जमीन विवाद की वजह से की गई मारपीट, पीड़ितों की प्रशासन से कार्रवाई की मांग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों ने कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की है। खड़े वाहनों के भी शीशे तोड़े गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कर्नाटक के कुलबर्गी में चाकू लेकर एक आदमी ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। डंपर ने गाड़ी को मारी टक्कर। मौके पर 3 लोगों की मौत, 2 बुरी तरह से जख्मी। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर वाहनों में आग लगाई। बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में महिला की मौत पर हंगामा। पुलिस और लोगों के बीच झड़प और विरोध में गुस्साए परिजनों ने सड़क को जाम कर आगजनी की। लखनऊ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, गाड़ी ने मारी मोटरसाइकिल सवार लोगों को टक्कर। पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई हताहत नहीं। कोलकाता में टायर के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। मुश्किल से पाया गया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बदमाशों ने लूटपाट की। दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ट्रक और वैन की भीषण टक्कर हुई है। एक की मौत, कई लोग बुरी तरह से जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण। लड़की को जबरन कार में बिठाते दिखे बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तर प्रदेश के मऊ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कई बाउंड्री वॉल और मकान हुए जमींदोज। आदेश के बाद से चल रहा था यहां पर अवैध निर्माण। असम के सोनितपुर में एक गाड़ी से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई सामानों में छिपाकर लाया जा रहा था नशीला पदार्थ। आज सुबह तुर्की भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है, जिससे भूकंप से दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी नुकसान हुआ। तुर्की में भूकंप आने की वजह से इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप आने की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 700 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। तुर्की में भूकंप आने की वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गई। कई इमारतें भूकंप की वजह से खंडर में तब्दील हो गई हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। तुर्की में आए भूकंप से कई शहर तबाह हो गए। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर, आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद अलग अलग शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तुर्की में कई जगह भूकंप के वक्त की तस्वीरें सामने आई है। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जमीन पर गिरा नजर आ रहा है। तुर्की में भूकंप के बाद तबाही का मंजर, ताश के पत्तों की तरह ढही इमारतें। इमारतों के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर, जिनको मलबे में लोग ढूंढते नजर आए। तुर्की में भूकंप आने के बाद गैस पाइपलाइन में बड़ा धमाका हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुर्की में भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें एक्वेरियम में रखे पानी में जोरदार उफान देखने को मिला, जो फिर तेज होता चला गया। तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीरिया में भी तबाही देखने को मिली है। भूकंप न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।